हाँ जी, हमारा टॉपिक है गैसों का द्रवीकरण। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज और टॉपिक का नाम है गैसों का द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। देखिए, हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा है कि कोई भी गैस आदर्श है, उसको वास्तविक गैस में बदला जा सकता है। कब? जब उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए, उसके दाब में परिवर्तन हो जाए। तो उन दोनों स्थितियों के आधार पर हमने वास्तविक गैस समीकरण पढ़ा था, जो वास्तविक वान डेर वाल्स समीकरण पढ़ा था, जो वास्तविक गैसों के व्यवहार को दर्शा रही। उस पूरे पढ़े हुए के आधार पर हम यहाँ एक पॉइंट बोल सकते हैं, और वो ये बोल सकते हैं कि उच्च दाब व कम ताप पर, उच्च दाब व कम ताप पर गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है। गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है मतलब गैस किस में बदल सकती है? द्रव में बदल सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी। दाब को बढ़ाना पड़ेगा और ताप को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप दाब बढ़ाएंगे तो गैस के अणु एक दूसरे के पास पास आएंगे, और जब अणु एक दूसरे के पास पास आएंगे तो हम कहेंगे आयतन क्या होगा? कम। और आयतन कम होगा तो हम कहेंगे गैस किस में परिवर्तित हो रही है? द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल विकसित हो जाएंगे। ठीक बात है। तो हमने कहा उच्च दाब और कम ताप की स्थिति में किसी भी गैस को किस में बदला जा सकता है? द्रव में बदला जा सकता है। क्लियर बात? अब इसको एक्सप्लेन करना है हमें, या हमें इसको ये बताना है कि क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो किन किन कंडीशन में पॉसिबल है। तो हमने कहा गैसों का द्रवीकरण संभव है, और कब संभव है? जब हम दाब बहुत ज़्यादा कर दें और ताप के मान को क्या कर दें? कम कर दें, तो गैस आसानी से क्या हो जाती है? द्रवीकृत हो जाती है। क्लियर? इसको स्पष्ट करने या इसको समझने के लिए हम बात करते हैं। हमने कहा नियत ताप पर P व V के बीच, किस किस के बीच ग्राफ की बात कर रहे हैं? नियत ताप पर P व V के मध्य ग्राफ। याद करो, बॉयल के नियम में हमने P और V के बीच ग्राफ बनाए थे। हाँ, तो नियत ताप पर P व V के मध्य ग्राफ समतापीय वक्र कहलाते हैं। समतापीय वक्र कहलाता है, आइसोथर्मल कर्व समतापीय वक्र कहलाता है। और जो समतापीय वक्र है वो परवलयाकार, अति परवलयाकार प्राप्त होता है। कैसा होता है? अति परवलयाकार। कब? जब नियत ताप है और पी के बीच ग्राफ आ रहा है तो वो कैसा आता है? अति परवलयाकार। एक बार वापस से बॉयल्स के नियम में चलते हैं और हम कहते हैं पी और वी के बीच ग्राफ जो हमने लिया था, क्या वो इस तरह का आया था? तो जो गैस बॉयल के नियम का पालन करेगी उस गैस के लिए ग्राफ हमेशा परवलयाकार आएगा, इस तरह का। और जब ग्राफ इस तरह का आएगा तो हम कहेंगे वो आदर्श व्यवहार को दर्शा रही है। मतलब अभी इस स्थिति में ये गैसीय अवस्था में है, इसका द्रवीकरण नहीं हुआ है। अगर इस ग्राफ में परिवर्तन आ जाए, इस ग्राफ में परिवर्तन आ जाए तो हम कहेंगे कि विचलन जो दर्शा रहा है ग्राफ, या वो ग्राफ में जो विचलन आ रहा है वो विचलन ये दर्शाएगा कि आदर्श व्यवहार में परिवर्तन आ गया, आदर्श व्यवहार बदल गया। और जब आदर्श व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो गैस वास्तविक हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि उस गैस का क्या संभव हो सकता है? द्रवीकरण हो सकता है। मतलब गैस के द्रवीकरण को समझाने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे? उच्च दाब और कम ताप पर गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है। और गैस हमेशा अगर आदर्श है तो P और V के बीच खींचा हुआ ग्राफ अति परवलयाकार आएगा। लेकिन अगर इस ग्राफ में विचलन हो गया तो हम कहेंगे गैस किस में बदल गई? द्रव में परिवर्तित हो गई। क्लियर बात? तो हमने कहा नियत ताप और नियत दाब पर आने वाले जितने भी ग्राफ हैं वो सारे ग्राफ कैसे होते हैं? समतापीय वक्र कहलाएंगे, और वो ग्राफ अति परवलयाकार हमें प्राप्त होंगे। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए गैस कब द्रवित होगी? इस स्थिति में जब गैस द्रवित नहीं है, गैस आदर्श है, तो वो कैसा ग्राफ दर्शाएगी? P और V का परवलयाकार दर्शाएगी, समतापीय वक्र कहलाएंगे। और इन समतापीय वक्र में विचलन आ जाना, मतलब ये ग्राफ ऐसे न जाकर
अपनी स्थिति या अपने डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इसका डायरेक्शन क्या हो जाए, बदल जाए। जैसे ये ग्राफ यहाँ जाकर ऐसे हो जाए या ग्राफ यहाँ जाकर इस तरह हो जाए, तो हम कहेंगे इस ग्राफ में क्या आ गया, विचलन आ गया। और वो विचलन ही किसको दर्शाएगा, आदर्श व्यवहार में परिवर्तन को दर्शाएगा या गैस के द्रवीकरण की स्थिति को दर्शाएगा। क्लियर बात। अब आओ यहां पर, ये जो गैस का द्रवीकरण है, गैस के द्रवीकरण को एंड्रयूज ने CO2 गैस के आधार पर स्पष्ट किया था। गैस के द्रवीकरण को एक साइंटिस्ट है एंड्रयूज, उन्होंने किसके आधार पर, CO2 गैस का उदाहरण लेकर इसको स्पष्ट किया। और उन्होंने ये देखा कि जब ताप बहुत ज्यादा उच्च है, उच्च ताप लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ताप कितना है, बहुत ज्यादा उच्च है, तो हम कहेंगे उच्च ताप पर गैस का P वर्सेज V वक्र परवलयाकार आएगा। लेकिन जब हम ताप को कम करते जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसी स्थिति आएगी जहां ताप 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ताप पहले 100 था, वहां पे परवलयाकार है, लेकिन जैसे जैसे ताप को कम करते जा रहे हैं तो ताप को कम करने पर एक स्थिति आएगी जहां ताप कितना होता है, 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप पर जो पीवी वक्र है, आपका जो पीवी वक्र है उसमें क्या हो जाएगा, विचलन आएगा। और इस पीवी वक्र में विचलन आना, स्लाइट विचलन, हल्का सा परिवर्तन आना, यह दर्शाएगा कि गैस का व्यवहार बदल गया। लेकिन अगर हम इससे और कम ताप कर दें, मतलब ताप के मान को इससे भी ज्यादा क्या कर दें, कम कर दें, तो ग्राफ पूरी तरह से विचलित हो जाता है और आप ये अच्छे से देख सकते हैं कि गैस द्रव में परिवर्तित हो रही है। तो बेसिकली हमने कहा कि ये जो CO2 गैस है, इसके लिए जो 30.98 डिग्री टेम्परेचर है, ये वो ताप है जिस ताप से ऊपर के ताप पर, जिस ताप से ऊपर यानी कि इससे ज्यादा तापमान हो तब तो गैस गैसीय अवस्था में ही रहेगी। लेकिन इस पर्टिकुलर ताप 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के ताप की बात करूं तो गैस किस अवस्था में पाई जाएगी, द्रव अवस्था में पाई जाएगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप है ये CO2 के लिए क्रांतिक ताप माना जाएगा। क्या माना जाएगा, क्रांतिक ताप माना जाएगा। मतलब क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप है, क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप है जिससे ऊपर के स्थिति में, जिससे ज्यादा तापमान पर गैस CO2 गैसीय अवस्था में रहेगी और जिससे कम तापमान की स्थिति में CO2 द्रव अवस्था में रहेगी। मतलब प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग क्रांतिक ताप है। उस पर्टिकुलर ताप को क्रांतिक ताप बोलेंगे जिस पर गैस किस में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती है, द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगी। उस तापमान को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप बोलते हैं। और क्रांतिक ताप की स्थिति में, क्रांतिक ताप की स्थिति में गैस का जो दाब है, गैस का जो दाब है वो क्रांतिक दाब कहलाता है। और क्रांतिक ताप व दाब की स्थिति में गैस का जो आयतन है वो आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है, VC। तो आपके पास तीन स्थिति है, TC क्रांतिक ताप है, PC क्रांतिक आयतन है और PC क्रांतिक दाब है और VC क्रांतिक आयतन है। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्रांतिक परिघटनाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रांतिक परिघटना कहा जाता है। मतलब यह वह अधिकतम ताप जिस पर किसी गैस को द्रव में बदला जा सकता है, वह अधिकतम दाब या वह न्यूनतम दाब जिस पर किसी गैस को द्रव में बदला जा सकता है, और वह इन दोनों की स्थिति में गैस का जो आयतन है उसको आप लोग क्या बोलते हो, क्रांतिक आयतन बोलते हो, VC। क्लियर। अब ये जो पूरी स्थितियां आपने बात करी, इनको हम एक ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक ग्राफ बनाया है जो एंड्रयूज ने दिया है, ठीक बात है। ये जो एंड्रयूज का ग्राफ था, इस ग्राफ को आप यहाँ एक्सप्लेन करके ये देखते हैं कि गैस द्रव में बदलती है या नहीं बदलती है या किस आधार पर बदलेगी। तो देखो, हमने ऐसे कहा
कि हमने P और V के बीच ग्राफ लिया है। किस किस के बीच ग्राफ है ये? इधर हम लेते हैं प्रेशर और इधर लेते हैं वॉल्यूम। ठीक बात है। देखो जैसे जैसे आप इधर बढ़ते हैं इधर, तो आयतन इंक्रीज हो रहा है क्या? आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ने का मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, और जब गैस के अणु एक दूसरे से दूर है तो आकर्षण बल नगण्य होगा, और आकर्षण बल नगण्य इसका मतलब उच्च आयतन की स्थिति में, मतलब इधर जो भी आएगा इधर की तरफ, इधर वाली जितनी भी कंडीशन है उन सब में गैस किस अवस्था में रहेगी? गैसीय अवस्था में रहेगी। गैस किस अवस्था में रहेगी? गैसीय अवस्था में ही रहेगी, क्योंकि आयतन ज़्यादा है। लेकिन जब आप इधर बढ़ते हैं तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे आयतन कम होता जा रहा है। इस पर्टिकुलर स्थिति तक आते आते आयतन नगण्य हो गया, मतलब जैसे जैसे मैं इधर की तरफ आऊंगा इस पूरे वक्र में, इन ग्राफ में, मैं इधर वाली स्थिति के लिए बोलूंगा कि इधर कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था आ जाती है। इधर वाले ग्राफ किसको दर्शाएंगे? द्रव अवस्था। समझ में आई क्या बात? ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में अगर मैं उच्च आयतन की बात करूं इधर की तरफ तो मेरे पास गैसीय अवस्था रहेगी, लेकिन इधर आऊंगा तो मेरे पास कौन सी अवस्था आ जाएगी? द्रव अवस्था आ जाएगी। अब हमने कहा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 50 डिग्री CO2 गैस के लिए एक उच्च ताप था, क्योंकि CO2 का क्रांतिक ताप कितना है? 30.98। तो हमने कहा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत उच्च ताप है, इस ताप पर गैस आदर्श व्यवहार दर्शाएगी, और गैस आदर्श व्यवहार होगी तो गैस का जो ग्राफ आएगा वो परवलयाकार आएगा। फिर हमने कहा 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस पर ग्राफ आंशिक रूप से थोड़ा सा बदलेगा, है तो परवलयाकार पर इसमें कोई विचलन नहीं है, कोई पर्टिकुलर परिवर्तन नहीं आया, मतलब यहां पर भी गैसीय अवस्था है। यह ग्राफ भी किसको दर्शा रहा है? गैसीय अवस्था को दर्शा रहा है। अब आते हैं हम तीसरे ग्राफ पर। यहां पर जैसे यहां से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते हैं तो ये पहले तो ऐसे चल रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस ग्राफ में एक परिवर्तन आया, ये ग्राफ इधर की तरफ इस डायरेक्शन में मोड़ जाता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट वो है जो ये दर्शा रहा है कि ग्राफ में विचलन आ रहा है, लेकिन इससे और कम ताप कर देते हैं 30.98 से, तो हम ये देखते हैं कि ग्राफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। कैसे? ग्राफ यहां से यहां तक चला तो दाब के मान में कमी हो रही है क्या? और यहां से यहां तक दाब नियत है, और यहां से यहां तक दाब के मान में फिर से कमी आ रही है। तो जब मैं इधर की बात करता हूं इस पर्टिकुलर ए पॉइंट की, किसकी बात कर रहा हूं? पॉइंट नंबर ए की। इस ग्राफ में 4 पॉइंट है, इसको पॉइंट ए मानते हैं, इसको पॉइंट बी मानते हैं, इसको पॉइंट सी, और ये वाला पॉइंट मैंने दिया हुआ है डी पॉइंट। पॉइंट ए, इस कंडीशन पे अगर मैं वॉल्यूम देखता हूं, इसको V1 मान लूं क्या? जब ये V1 है तो मैं कहूंगा ये V1, इस स्थिति पर जो वॉल्यूम मिल रहा है इसको मैं VC बोलूंगा। इस वाले आयतन से ये आयतन ज्यादा है क्या? और जब आयतन बहुत ज्यादा है तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य है, मतलब पॉइंट ए पर वॉल्यूम की वैल्यू, आयतन की वैल्यू ज्यादा है, और आयतन ज्यादा है तो अवस्था कैसी रहेगी? अवस्था कैसी रहेगी? ए पॉइंट पर गैसीय अवस्था होगी। कैसी अवस्था होगी? गैसीय अवस्था। क्लियर बात? अब देखो जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो हमने कहा ए से आगे चले, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आए बी पे, पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक आयतन तो आप कम करते जा रहे हो, तो आपने V को क्या किया? पॉइंट बी पर आए तो आयतन को आपने क्या किया? कम। आयतन कम करोगे तो गैस के अणु पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो अणुओं के बीच एक आकर्षण बल डेवलप होने लग जाएगा, और जैसे ही अणुओं के बीच एक पर्याप्त आकर्षण बल डेवलप होगा हम कहेंगे इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पर द्रव अवस्था प्रारंभ हो जाएगी। बोलो प्रारंभ हो गई। यहां इस पॉइंट पर द्रव बनना स्टार्ट हो गया, मतलब पहली बार द्रव अवस्था इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रकट होती है। अब हमने कहा बी से सी, तो जैसे ही यहां द्रव प्रावस्था प्रकट हुई तो हम कहेंगे बी पॉइंट पे गैस और द्रव दोनों प्रावस्थाएं हैं क्या? तो मैं बोलूंगा यहां द्रव अवस्था बनना प्रारंभ हुई, मतलब यहां द्रव और गैस के बीच में क्या विकसित हो गया? साम्य। और साम्य की स्थिति में मापे जाने वाले गुण स्थिर हो गए, मतलब यहां से यहां तक प्रेशर क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट।
जब तक साम्य चलेगा द्रव गैस का तब तक दाब क्या रहेगा, नियत रहेगा। मतलब B से C तक, B से C तक P कैसा हो जाएगा, P कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, नियत रहेगा। और V के मान में लगातार क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। तो जैसे जैसे V घटता जा रहा है आकर्षण बल बढ़ता जा रहा है क्या, और दाब है नियत। तो आकर्षण बल बढ़ने की वजह से गैस, जितनी गैस थी वो धीरे 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 अब किस में बदलने लगी, लिक्विड में बदलने लग जाएगी। तो B से C तक द्रव गैस क्या रहेगा, द्रव गैस साम्य में रहेगा और P कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर आओ पॉइंट नंबर C पर। जैसे आप पॉइंट C पर आए यहां पर, तो पॉइंट C पे आते आते आयतन का मान बहुत कम हो गया। भाई यहां की तुलना में यहां वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत कम। और जब यहां आयतन बहुत कम हो गया, इसको मैं V2 बोल दूं क्या, इस पर्टिकुलर पर जो आयतन है उसको क्या बोल दिया, V2। तो मुझे बताओ V1 ज्यादा है या V2, तो हम कहेंगे V1 की वैल्यू ज्यादा थी तो V2 कम हो गया। आयतन कम मतलब आकर्षण बल बहुत ज्यादा, और आकर्षण बल ज्यादा हुए तो पॉइंट C पर मैं बोलूंगा आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो गए। और आकर्षण बल ज्यादा हो गए तो यहां पर्टिकुलर कौन सी अवस्था आ गई, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। लेकिन यहां ऐसे भी तो बोल सकता हूं गैस अवस्था यहां लगभग कैसी हो गई, नगण्य। गैस अवस्था कम है लेकिन द्रव अवस्था कैसी हो गई, ज्यादा, क्योंकि इस पॉइंट पर अभी भी साम्य है। और जब यहां साम्य, इसका मतलब धीरे धीरे यहां गैस ज्यादा थी, यहां द्रव ज्यादा हो जाएगा। तो बिंदु B पर गैस ज्यादा थी, द्रव कम था। लेकिन बिंदु C तक आते आते द्रव ज्यादा हो गया और गैस क्या हो गई, कम हो गई। अब इसके बाद आप आयतन को और कम करते हैं। तो जैसे ही आयतन कम करते हैं, हम कहेंगे इस पर्टिकुलर स्थिति के बाद गैस खत्म हो चुकी, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, इस पॉइंट के बाद प्रेशर इंक्रीज होगा। और जैसे ही, क्योंकि यहां पर साम्य खत्म होने लग गया, बिल्कुल खत्म, जैसे ही साम्य समाप्त, तो मापे जाने वाले गुणों में परिवर्तन आएगा और दाब के मान में क्या आ जाएगी, वृद्धि। और जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद दाब बढ़ेगा, तो मैं यहां बोलूंगा पॉइंट D, डायरेक्ट लिख दूं पॉइंट D। तो पॉइंट D पर मैं ये कहूंगा कि दाब जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्लियर। आयतन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। आकर्षण बल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और जब ये तीन परिवर्तन आए तो ये कहेंगे कि पॉइंट D पर केवल और केवल कौन सी अवस्था आएगी, द्रव अवस्था प्राप्त होगी। समझ में आई बात। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस ग्राफ से इधर चल रहे हैं तो आयतन कम हो रहा है, दाब बढ़ रहा है। उन दोनों की वजह से पॉइंट D पर हमें शुद्ध रूप से कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, द्रव अवस्था प्राप्त होती है। ये तो तब की बात है जब तापमान बहुत कम है। अब हम इससे थोड़ा सा ज्यादा तापमान की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की। हमने कहा यहां से यहां तक तो कौन सी अवस्था रहेगी, द्रव अवस्था रहेगी। और यहां कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है CO2 के लिए, मतलब पॉइंट नंबर E, CO2 गैस के लिए वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां द्रव और गैस साम्य दिखाई देता है। पहली स्थिति में स्लाइड चेंज, बहुत हल्का सा, मतलब फटाफट से पूरा का पूरा जो आपका गैस है वो किस में बदल जाता है, द्रव में। तो पॉइंट नंबर E की स्थिति में जो ताप है वो ताप कहलाता है बेटा TC। क्या कहलाता है वो, TC। इस स्थिति पर जो आयतन है वो कहलाएगा VC, और इस पर्टिकुलर स्थिति पर जो आपका दाब है वो कहलाएगा PC। तो CO2 गैस के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर द्रव गैस साम्य में होते हैं। पहली बार द्रव अवस्था प्रकट होती है और गैसीय अवस्था समाप्त होती है। इसलिए इस बिंदु को क्रांतिक बिंदु माना जाता है। बिंदु E को क्या माना जाता है, क्रांतिक बिंदु। और यह क्रांतिक बिंदु क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन के निर्धारण में सहायता करता है। क्लियर, सबको समझ में आ गया क्या करना है। हाँ, एक बार देख लो, फटाफट से समझो। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे बोल दूं क्या कि जो बिंदु E है, मतलब E जो आपका पॉइंट है, E बिंदु पर
अवस्था परिवर्तन प्रारंभ भी होता है, प्रारंभ भी होगा, और बिंदु बी पर अवस्था परिवर्तन क्या हो जाएगा, समाप्त भी होगा। दोनों स्थितियां यहां हो सकती है। मतलब ये बोल सकता हूं एट ई पॉइंट फेज ट्रांसफर इज बिगिनिंग एंड फेज ट्रांसफर इज एंडिंग। मतलब ये वो बिंदु है जहां अवस्था परिवर्तन प्रारंभ भी होता है और समाप्त भी हो जाता है। मतलब यहां इसके इधर गैस अवस्था है और इसके इधर द्रव अवस्था है। मतलब ये बिंदु ई ये निर्धारित करता है कि CO2 किस में परिवर्तित हो गई, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब बिंदु ई पर जो जो स्थिति आएगी, तो हमने कहा बिंदु ई पर TC, PC और VC आएंगे। ये वो स्थितियां हैं जो किसी भी गैस के किसको प्रदर्शित करती है, द्रवीकरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर यहां चलो, इसको मैंने F बोला, इसको मैंने G बोला। F और G इनमें ग्राफ परवलयाकार है। इसका मतलब F और G जो है, F और G जो पॉइंट है, ये आदर्श व्यवहार को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे, आदर्श व्यवहार को दर्शाएंगे। मतलब यहां पर अभी भी CO2 किस अवस्था में रहेगी, गैसीय अवस्था में रहेगी। क्लियर किया जा सकता है। मतलब अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें इस एंड्रयूज का जो वक्र है या इस पूरे विचलन के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं आयतन में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन, dP/dV बराबर क्या होगा, 0। दाब में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन 0 होंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसको आपने क्रांतिक बिंदु बोला है। और जब ये दोनों परिवर्तन 0 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, d²P/dV² बराबर 0। मतलब दाब में परिवर्तन और आयतन परिवर्तन पूरी तरह से क्या हो गए, शून्य हो गए। अब ये जो तीन स्थितियां आई TC, PC और VC, हाँ, इनको अलग अलग परिभाषाएं दे सकते हैं इनकी। हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी गैस के लिए TC निर्धारित किया जा सकता है क्या, बोलो क्या बोलोगे TC के लिए, वह अधिकतम ताप जिस पर किसी भी गैस को द्रव में बदला जा सकता है, वो क्या कहलाएगा, TC कहलाएगा। वह क्रांतिक ताप पर जितने दाब की आपको आवश्यकता होगी गैस को द्रव में बदलने के लिए, वह दाब क्या कहलाएगा, PC कहलाएगा। और क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब की स्थिति में गैस का जो आयतन होगा वो क्या कहलाएगा, VC कहलाएगा। ये जो आपका TC है इसको आप मैथमेटिकली काउंट कर सकते हैं। TC जो है वो बराबर होता है 8A/27 RB के। किसके बराबर होता है, 8A/27 RB के बराबर होता है। A वांडरवाल्स नियतांक है, BB वांडरवाल्स नियतांक है और R गैसीय नियतांक है। मतलब TC बराबर 8A/27 RB इसके लिए निकाला जा सकता है। ऐसे ही आप PC काउंट कर सकते हैं। PC बराबर होता है A/27B² और VC बराबर होता है 3B। ये इनको काउंट करने के फॉर्मूले हैं भाई, इनके बेस पे आप TC, PC और VC निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का सबको लर्न करना है।